ऐसे पकड़ा है। तो ये तो क्या हो गया, अंडाशय। अब अंडाशय से कौन है ये फिंड्रिया है। देखिए यहाँ पर ये फिंड्रिया, लेकिन झाड़ादार जैसे रोम जैसी संरचनाएं होती हैं वो ऐसे मूवमेंट करती हैं। जब ओवम चला गया, अगर ये ऐसे मूवमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगी। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान 22 में। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनन चैप्टर पे है, और जो कि ये चैप्टर बार बार बच्चों को प्रॉब्लम करता है। ये बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है और किसी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहां पर भी ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से प्रश्न। ठीक, तो इसमें हमने पहला टॉपिक उठाया कौन सा, मादा जनन तंत्र। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नर जनन तंत्र, फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्पर्म, फिर फर्टिलाइजेशन। फिर इस चैप्टर को धीरे धीरे करके हम लोग सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चों को क्या होता है कि कभी चित्र नहीं बनाने आता है। यानी जब एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, ये जब भी प्रश्न पूछा जाता है तकरीबन 5 नंबर या 7 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें बच्चे को फिगर ड्रॉ करके ही इसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो कुछ बच्चों को फिगर ड्रॉ नहीं करने आता है। तो देखिए हम फिगर यहाँ बनाएंगे, आपको हमारे साथ साथ फिगर इसको बनाना सीखना है, और उसके बाद इसके हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्योंकि जब भी बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे तो थ्योरी रूप में लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी रूप में आप जितना अच्छा लिखेंगे, कॉपी भरेंगे, उतनी ही अच्छा आपको नंबर मिलता है। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं फिगर को, और आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, ये फिगर कंप्लीट बन गया है। ऐसा फिगर आप वो अपने बोर्ड एग्जाम परीक्षा में इसको आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जो नाम लिखा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में लिखा है, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से दोनों नाम पता हो जाए। कुछ बच्चों को हिंदी नाम आता है तो इंग्लिश नहीं आता है, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, टर्म्स होते हैं बायोलॉजी में, जिनको आप इंग्लिश में ही नाम याद रखें तो बेटर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी एक एक पार्ट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहला पार्ट ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर इस सभी एक एक को एक एक क्रम से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। मतलब सभी एक एक पार्ट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, कैसे कैसे आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। इसके एक एक पार्ट को लेवल को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। देखिए मादा जनन तंत्र मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे कहते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जो होता है वो उदर गुहा, यानी कि यहाँ की ये जो उदर गुहा है इसके जस्ट नीचे स्थित होती है। और उदर गुहा में ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एकत्रित होती है, और इसमें एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं अंडाशय। ठीक, चलिए तो एक एक पार्ट को इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये पहला पार्ट हो गया अंडाशय, तो अंडाशय को इसको पहले डिस्क्राइब करेंगे। फिर इतना भाग क्या होता है, फिर ये वाला कौन सी चीजें भाग होती हैं, फिर ये कौन सा चीजें होते हैं, सबका समझेंगे कि इसका कार्य क्या होता है, ये कौन सा कार्य होती है, इसके अंदर क्या बनता है, सभी चीज का फंक्शन कैसे होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें बच्चे का रोपण कैसे होता है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पूरा एक एक को। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अंडाशय को। फर्स्ट पार्ट है तो ये अंडाशय है। देखिए बच्चों, ये जो अंडाशय होती है इसकी संख्या कितना होता है, एक जोड़ी। और ये कहां स्थित होती है, एक तो दाएं साइड, एक तो बाएं साइड। जैसे कर देखिए हम ऐसे स्थित हैं, तो ये हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ऊपरी हिस्सा हो गया, और ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब, और एक हिस्सा यहाँ पर हो गया अंडाशय, और एक इधर हो गया बाएं साइड। तो एक दाएं साइड अंडाशय है और एक तो बाएं साइड। तो अगर प्रश्न पूछे कि बताइए अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, एक जोड़ी। संख्या में 2, लेकिन जोड़ी पूछेगा तो कितना, एक जोड़ी। एक दाएं साइड और एक बाएं साइड होती है। अच्छा, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। अंडाशय का देखिए और समझिए तो पहले, अंडाशय का मतलब क्या होता है, अंडाशय यानी कि अंडे को रहने के लिए आशय यानी घर या जगह, यानी जहां पर अंडाणु रह सकता है, यानी अंडा रह सकता है, वही उसको कहते हैं, जहां पर ये रहेगी उसे कहते हैं आशय को देने वाला अंडाशय। यानी कि अंडाशय के अंदर क्या होगा, अंडाणु। तो इसमें दूसरा लाइन आप क्या लिखेंगे, पहला चीज अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है, दाएं होती है और बाएं होती है। अच्छा, अंडाशय के अंदर क्या एकत्रित होता है, अंडाणु होते हैं। तो इसमें कहेंगे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडाणु। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं ओवम। ठीक है, अंडाणु। अच्छा, अंडाणु कैसी होती है बाबू, तो यन होती है, मतलब अगुणित कोशिकाएं होती है, ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, अगुणित कोशिका क्या होता है, देखिए जब अगर मानव के गुणसूत्रों में संख्या 46 होती है तो उसे कहते हैं 2n यानी द्विगुणित कोशिका। जैसे अगर ये 2n है तो इसे कहेंगे द्विगुणित कोशिका। लेकिन यही अर्धसूत्री वाहिनी के द्वारा जब n कोशिका बनती है, अगुणित कोशिकाएं बनती है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, 23। यानी अंडाणु के अंदर कितना गुणसूत्र होगा, 23 ठो, इसीलिए इसे कहते हैं अगुणित कोशिका। अब देखिए ये लिगामेंट के द्वारा ये गर्भाशय से जुड़ी होती है, क्योंकि ये होल्ड होती है, एकत्रित रहना चाहिए, इसको स्थित रहना चाहिए। तो ये होल्ड किसके द्वारा होती है, लिगामेंट के थ्रू एकत्रित होती है, स्थित होती है एक जगह पर। तो देखिए अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है, जो दाएं व बाएं स्थित होती है, और अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं, और अंडाणु हैप्लॉइड मतलब अगुणित होती हैं, और अंडाशय लिगामेंट के थ्रू
गर्भाशय से होल्ड होती है, मतलब जुड़ी रहती हैं, अटैच रहती हैं। अब देखिए इसके बाद अंडाशय के बाद कौन सी भाग आ रही है, ये वाला हिस्सा आ रहा है जो हाथ की तरफ। जैसे अगर देखो तो ये तो अंडाशय हो गया, अब इसके बाद कौन सा भाग है, इसे कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, यानी इसके अंदर तो अंडाणु रह रहा है, अंडाणु को जो रहने के लिए जगह दिया, आसन दिया, उसे अंडाशय। अब ये अंडाशय जो है, यहाँ से अंडाणु जो है वो अंडाशय से निकल करके जाएगी गर्भाशय तक। तो जो निकल के जा रही है, यानी कौन लेकर जा रही है, अंडाणु, तो उसे कहेंगे अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट। यहाँ पे जो अंडाणु को जो वाहिनी या डक्ट नलिकाएं लेकर अंडाशय गर्भाशय तक जाती हैं उसे अंडवाहिनी या ओविडक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको एक और कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसे। तो देखिए इसके 3 भाग होते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर, तो ये तो हो गया क्या चीज, अंडाशय हो गया। अब अगर सपोज देख समझिए एक फोन है, अब इस फोन में क्या हो गया, देखो ये ऐसे पकड़ा है, तो ये तो क्या हो गया अंडाशय। अब अंडाशय से कौन है, ये फिम्ब्रिया है। देखिए यहाँ पर ये फिम्ब्रिया लिखे हैं झालरदार टिप, तो ये हो गया फिम्ब्रिया। और ये कौन सी भाग हो गई, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। और यहाँ पर कौन हो गया, एम्पुला। और यहाँ पर कौन हो गया, इस्थमस। यानी कि फॉलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होता है इनफंडिबुलम, फिर कौन सा होता है एम्पुला, फिर ये कौन सा होता है इस्थमस। तो देखिए तीनों को डिस्क्राइब करते हैं। फॉलोपियन ट्यूब के कितने भाग हो गए, 3 भाग। एक भाग यहाँ है, एक दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है। तो ये तो हो गया अंडाशय। अब अंडाशय के पहला अंडाशय किससे जुड़ा हुआ है, फिम्ब्रिया से। देखिए तो फॉलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, दूसरा है एम्पुला और तीसरा है इस्थमस। देखिए जो इनफंडिबुलम होता है वो नीचे की तरफ एक झालरदार कीप या उंगली जैसे संरचना बनाती है जो अंडाशय को ऐसे पकड़े रहती है। जैसे देखिए आप ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे अटैच है इसको, तो ये इसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रिया कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, अंडाणु। और अंडाणु फिम्ब्रिया के जिस भाग से निकलती है, अगर यहां से जा रही है तो इस भाग को कहते हैं ओस्टियो। ठीक, इस भाग को क्या कहेंगे, ओस्टियो। ठीक, देखिए प्रश्न अगर पूछा जाए, अंडाशय से अंडाणु तो निकल कर जाती है फॉलोपियन नलिका में, लेकिन जिस भाग से यानी जिस जगह से निकलेगी उसे क्या कहेंगे, ओस्टियो। अगर सपोज दैट यहां से निकले तो यहां ओस्टियो कहेंगे, यहां से निकले तो यहां ओस्टियो कहेंगे। यानी ओस्टिया वह जगह है फिम्ब्रिया का जहां से अंडाणु निकल करके फॉलोपियन नलिका में प्रवेश करती है। ठीक है, अब ये पहला भाग कौन सा हो गया, इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम जो है किसका निर्माण करती है, फिम्ब्रिया का निर्माण करती है, जो इसे होल्ड की रहती है। अब देखिए यहां पर जो फॉलोपियन नलिकाएं हैं, फॉलोपियन नलिका में दूसरा पार्ट कौन सा है, एम्पुला। एम्पुला फॉलोपियन नलिका का मध्य भाग होता है और ये थोड़े स्वेलिंग पार्ट होती है, मतलब उभरी हुई भाग होती है। और यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होता है नीट परीक्षा में कि निषेचन की प्रक्रिया फॉलोपियन नलिका के किस भाग में संपन्न होती है, तो आप कहेंगे एम्पुला। तो एम्पुला को कभी मत भूलिएगा बेटा, एम्पुला जो होता है वो फॉलोपियन नलिका का मध्य हिस्सा होती है, थोड़ा स्वेलिंग पार्ट होता है और एम्पुला भाग में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और देखिए तीसरा भाग है जिसका नाम है इस्थमस। इस्थमस फॉलोपियन नलिका का वह भाग होता है जहां पर फॉलोपियन नलिका को गर्भाशय से, यानी कि ये जो गर्भाशय जिसे यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय से होल्ड करती है, मतलब अटैच करते जोड़ती है। जैसे देखिए यहाँ पर तो ये फिम्ब्रिया हो गया, ये कौन सा हो गया इनफंडिबुलम, ये कौन सा हो गया एम्पुला और ये कौन सा हो गया इस्थमस। तो इस्थमस क्या है, फॉलोपियन नलिका को गर्भाशय से जोड़ रही है, देखिए ना यहाँ पे इसे जोड़ रहा है। तो ये कौन सा हो गया, यानी कि इस्थमस एम्पुला फॉलोपियन नलिका का वह भाग है जो फॉलोपियन नलिका को गर्भाशय से अटैच करती है, मतलब जोड़ती है उसको। देखिए यहाँ पे जोड़ा हुआ है। अब एक प्रश्न यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो फॉलोपियन नलिका होती है वो किस ऊतक से बनी होती है, पछाम्बी स्तंभी उपकला ऊतक की बनी होती है, यानी कानुगुलार एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, जो इस पे सिलिया होती है, सिलिया। ठीक, इसमें आप 9th में या 11th में पढ़े होंगे आप टिश्यूज के बारे में, तो वहां पर आपको बताया गया होगा सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है। अदरवाइज इसको हम टिश्यू फिर पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए जब यहां से अंडाणु निकलती है तो अंडाणु इसके पास आएगा, तो इस पे क्या होते हैं, ऐसे फिंगरिया लगे होते हैं, ऐसे रोम जैसे संरचनाएं होती हैं, वो ऐसे सब मूवमेंट करती हैं। जब देखिए जैसे अगर यहाँ पे है, ये हमारा फिंगर है, अब यहाँ पर अगर ओवम चला गया है, अगर ये ऐसे मूवमेंट करेंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ठीक इसी प्रकार ये क्या करता है, जब इसके ऊपर पछाम्बी स्तंभी उपकला ऊपर यानी कि सिलेक्टेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर जब ये अंडाणु प्रवेश करती हैं तो ये मूवमेंट करती हैं, और जब ये मूवमेंट करती हैं मतलब गतिशील करती हैं, तो ये अंडाणु जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे यहाँ पर है, ये गति करेगी तो फिर यहाँ पर बढ़ेगी, फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगी, फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो गति करता है वो ध्यान दीजिएगा कि जो फॉलोपियन नलिका है वो किस ऊतक से बनी होती है, तो सिलेक्टेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, जो अंडाणुओं को गमन प्रक्रिया करने में सहायता करती है, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। अब देखिए जो अंडाणु आता है वो फॉलोपियन नलिका में, और सॉरी एम्पुला भाग में 1 से 2 दिन तक यहाँ पर ठहरता है, और जब यहाँ से शुक्राणु आती है, यानी वजाइना भाग से जब यहाँ शुक्राणु आता है, इसको निषेचित करती है, तब तो ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर 1-2 दिन तक नहीं आई है तो ये क्या करेगा, अंडाणु फिर आगे की तरफ मूवमेंट करेगी, बढ़ेगी और यहाँ तक गर्भाशय भाग में आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या पूछा है सबसे ज्यादा कि निषेचन प्रक्रिया एम्पुला सॉरी फॉलोपियन नलिका के किस भाग में संपन्न होती है, तो कहेंगे एम्पुला भाग में संपन्न होती है। ठीक, चलिए अगला पार्ट कौन सा है, तो यूट्रस। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा
और ये वाला हिस्सा है, ये पूरा क्या कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है। मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूट्रस कहते हैं, और इसको एक और नाम इसका वूम नाम है और एक हाइस्ट्रा भी नाम है इसका, ठीक है। तो इसको गर्भाशय के नाम से जाना जाता है, यानी यूट्रस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गर्भाशय का जो आकार होता है वो कैसा होता है, उल्टा नाशपाती के आकार का, या आप इसे कह सकते हैं शंकुआकार कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इधर चौड़ा है और उधर चौड़ा है और नीचे की तरफ थोड़ा सा सकरा है, तो इसे शंकुआकार भी कह सकते हैं और उल्टा नाशपाती के आकार भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो लगभग में कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि चौड़ाई जो है, यानी चौड़ाई मतलब ये वाला चौड़ाई, तो लगभग कितना होता है, 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये सभी चीजें लगभग में बताई गई हैं। अब देखिए जो यूट्रस होता है, यूट्रस में अगर देखा जाए तो इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, ये जो ऊपर गुंबद के आकार का है, जो उभरा हुआ भाग है उसे कहते हैं गुंबदाकार, या फिर कहते हैं यूट्राइन फंडस कहते हैं। और इसके बाद ये जो नीचे वाला, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है एकदम खाली होता है, जैसे कि ऐसे है, तो ये उभरा हुआ होता है, तो इसे क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं, यानी यूट्राइन फंडस कहते हैं। इसके अंदर जो गुहा होती है, मतलब जो खाली गैप जगह होता है, जैसे देखिए अगर ये ऐसे है, तो ये जो खाली गैप जगह है ना, इसे क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं, या फिर गर्भाशय गुहा कहते हैं। अब नीचे की तरफ देखो ये सकरा है, यानी यहाँ पर यहाँ वाला हिस्सा कैसा है, सकरा है, तो इस सकरे भाग को कहते हैं सर्विक्स, यानी ग्रीवा भाग कहते हैं। तो गर्भाशय के कितने भाग हैं, 3। उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, फंडस, बीच वाले जो खाली जगह उसे क्या कहते हैं, कैविटी, और नीचे जो सकरी जगह उसे क्या कहेंगे, सर्विक्स कहेंगे। अब सर्विक्स का जो निचला हिस्सा होता है वो सकरी नलिका में खुलती है, जिसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। अब चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं। तो गर्भाशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार का होता है, उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। और गर्भाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, यूट्राइन फंडस होता है, बीच वाला गुहा होता है जो खाली जगह होता है, जहां पर बच्चे का क्या होता है, रोपण होता है, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो यहीं पर होता है, ठीक। और उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, यानी ग्रीवा कहते हैं। और सर्विक्स के नीचे क्या होता है, सर्विकल कैनाल होते हैं। पहले इसको समझते हैं। तो देखिए ये गर्भाशय, अभी गर्भाशय की जो लेयर है ये 3 स्तर से बनी होती है, ये बाहर वाला स्तर, बीच वाला स्तर और मध्य वाला स्तर। जैसे इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए सबसे बाहर वाला स्तर ये है, ब्लैक कलर का बनाया गया है, और यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर का यानी नीला कलर का बनाया गया है, ये कौन सी है, बीच वाली लेयर, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को इंडोमेट्रियम कहते हैं। 3 लेयर से बनी होती है। जो अंदर वाला पहले बाहर वाला होता है उसे क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, बीच वाले को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, और अंदर वाले को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। अब समझिए इसके बारे में। देखिए पेरीमेट्रियम जो होता है वो गर्भाशय की सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहरी स्तर होती है, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, मतलब सरल सलकी उपकला ऊतक की बनी होती है, और इसके कारण ये फिसलनदार होती है, ठीक। इसके बारे में क्या समझिए, पेरीमेट्रियम गर्भाशय की सबसे बाहरी स्तर होती है, और ये सरल सलकी उपकला ऊतक से बनी होती है, और ये फिसलनदार होती है। दूसरी स्तर होती है जिसे कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है, तो सेकेंड लेयर होती है, ठीक। मायोमेट्रियम किससे बना होता है, तो ये स्मूथ मसल्स से बनी होती है, स्मूथ मसल्स से बनी होती है। स्मूथ मसल्स का फंक्शन समझिए, तो स्मूथ मसल्स का कार्य होता है संकुचन और प्रसार करने में। मतलब जब बच्चे का रोपण होता है, सॉरी, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय संकुचन और प्रसार करने में, गर्भाशय को फूलने और पचकने में मदद करती है कौन सी, यही मायोमेट्रियम। सबसे ज्यादा संकुचन और प्रसार किस मेम्ब्रेन में होती है, तो कहेंगे मायोमेट्रियम में। क्यों, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं जो संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया को बढ़ाती हैं। तो बच्चे के जन्म के समय सबसे ज्यादा संकुचन और प्रसार किस मेम्ब्रेन में होती है, तो यही कहेंगे मायोमेट्रियम में होती है, ठीक। और जो सबसे अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है, देखिए यहाँ रेड वाला है, इसे कहते हैं इंडोमेट्रियम स्तर कहते हैं। और इंडोमेट्रियम की एक बहुत खास बात है, ध्यान दीजिएगा। तो इंडोमेट्रियम जो स्तर है वो ऐसे देखेंगे तो ये फोल्डिंग जैसी संरचना के रूप में होती है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। और एक प्रश्न इससे बार पूछा जाता है कि जो पीरियड साइकिल होती है उसके दौरान यही इंडोमेट्रियम की लेयर के टूटने से ब्लड का रिसाव होता है, यानी ब्लड का सेक्रेशन होता है। और दूसरा चीज, जब भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के दौरान जो जाइगोट बनती है, यानी जो बच्चे बनता है, ये जब 32 कोशिका होती है, 2 कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिका, जब 32 कोशिका हो जाती है तो ये 32 कोशिका को यहाँ पर क्या कहेगा, इसका रोपण होता है। कहाँ पर, इंडोमेट्रियम लेयर में। इंडोमेट्रियम लेयर में जब इसे बच्चे का रोपण हो जाएगा तो ये बच्चा ऐसे अगर चाइल्ड बनेगा ऐसे, तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाता है बार बार आपसे कि बताइए कि गर्भाशय के उस स्तर का नाम बताइए जहां पर बच्चे का रोपण होता है, यानी कि एक नए बेबी का कंज्यूम होता है, तो क्या बताएंगे आप, इंडोमेट्रियम लेयर। और गर्भाशय स्तर के ये इंडोमेट्रियम लेयर के टूटने से ही पीरियड साइकिल के दौरान ब्लड का रिसाव भी होता है, ठीक। ये तीनों स्तर को आप कतई मत भूलिएगा। गर्भाशय 3 स्तर से बनी होती है, बाहर वाले को पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को इंडोमेट्रियम। ये तीनों के फंक्शन हमने आपको बता दिया है। अब चलिए गर्भाशय तो हो गया है। अब गर्भाशय के बाद कौन सी बची है, सर्विक्स। सर्विक्स देखिए एकदम अंतिम वाला हिस्सा होता है, सकरा होती है, और जो सर्विक्स होता है आगे की तरफ एक सर्विकल कैनाल वाले भाग में खुलती है। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, 9th मंथ का इसका एक साइकिल होता है, और 9th मंथ जब ये कंप्लीट हो जाती है तो ये बच्चा क्या होता है, डेवलप हो जाती है। और जब इसका ये डिलीवरी टाइम होता है तो ये जब बच्चा बाहर की तरफ निकलता है तो इस सर्विकल कैनाल से जब एग्जिट होता है तो वो कहते हैं बच्चे का जन्म हो गया। तो सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, इस वाले भाग में अगर बच्चे आ जाते हैं तो उसे कहते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, बर्थ हो गया। कभी कभी आप सुने होंगे कि कहता है कि हमारे बच्चे का जन्म जो है इतने समय इतने टाइम पर हुआ था, तो उसको कौन सा मेंशन कहता है कि यही अगर सर्विकल कैनाल से अगर बच्चा बाहर निकल गया तो उसे कहते हैं बर्थ का, बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये अंतिम हिस्सा है, इसको कहते हैं वेजाइना भाग कहते हैं। बारे में समझते हैं। देखिए वेजाइना की लंबाई जो लगभग होती है कितना होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई, लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबी लेंथ होती है वो
लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। देखिए वजाइना भाग में वजाइनल रोगे पाई जाती हैं, ऐसे वजाइनल रोगे होती हैं। और वजाइना भाग में एक जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस वही जीवाणु है जो दूध में पाई जाती है, यानी जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक वही लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसमें पाई जाती है? वजाइना भाग में पाई जाती है। अब देखिए ये जो वजाइना भाग है इसका पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय यानी एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। वजाइना भाग होती है, वजाइनल भाग में वजाइनल रोगे पाई जाती हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ये वजाइना के माध्यम को यानी मीडियम को एसिडिक बनाए रहती है। ठीक है, तो ये जो वजाइना भाग होता है, वजाइनल भाग नीचे की तरफ एक ओपनिंग में खुलती है जिसे योनि छिद्र या फिर वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। अब ये जो वजाइनल ओपनिंग होती है इसमें एक परफोरेटेड लेयर होती है, ये ढकी होती है जिसे कहते हैं हाइमेन। तो हाइमेन लेयर वह स्तर है जो वजाइनल ओपनिंग को कवर करती है यानी ढकती है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको, तो एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए मादा जननतंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जननतंत्र के निम्न भाग होते हैं। जैसे पहला भाग कौन सा है? ये अंडाशय है। तो अंडाशय की संख्या फीमेल में कितनी होती है? एक जोड़ी होती है जो कि दाएं तरफ और बाएं तरफ स्थित होती है। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? अंडाणु, क्योंकि देखिए इसका नाम ही है अंडाशय। अंडाशय का मतलब अंडाणु को आशय देने वाले यानी घर, यानी एक ऐसा घर, एक ऐसा जगह जहां पर अंडाणु रहते हो, कैरी होते हो, ठीक है, स्टोर होते हो। तो अंडाशय क्या है कि अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है जो दाएं और बाएं स्थित होती है, और अंडाशय के अंदर अंडाणु होती हैं, और अंडाणु अगुणित होती है, मतलब फ्लड सेल होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र 23 होती है, आधी होती है। अंडाशय किस भाग से जुड़ी होती है? फॉलोपियन नलिका से जुड़ी होती है, फॉलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है। फॉलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इन फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, तो इन फंडिबुलम आगे की तरफ एक फिंगर लाइक इस प्रोजेक्शन का निर्माण करती है, संरचना निर्माण करती है, जिसके सहायता से ये अंडाशय जो होता है वो होल्ड होता है, जुड़ी होती है। जो फॉलोपियन नलिका है, फॉलोपियन नलिका का ये कौन सी भाग है? फिम्ब्रिया भाग है। तो फिम्ब्रिया के जिस भाग से अंडाणु अंडाशय से निकल करके फॉलोपियन नलिका में प्रवेश करती है, इस भाग को कहते हैं ओस्टियो। यानी ओस्टियो देखो ऐसे है, अब यहां से निकल करके इसमें प्रवेश कर रही है, तो इस जगह को क्या कहेंगे? ओस्टियो। यानी ओस्टियो एक ऐसा पॉइंट है, एक जगह है जहां से अंडाशय से अंडाणु निकल करके फॉलोपियन नलिका में प्रवेश करती हैं। अब ये फॉलोपियन नलिका हो गया, इसे ओविडक्ट कहते हैं, अंडवाहिनी भी कहते हैं, फॉलोपियन नलिकाएं कहते हैं। तो फॉलोपियन नलिका का ये कौन सी भाग है? एम्पुला। एम्पुला थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट होता है, यानी उभरा हुआ भाग होता है जहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? एम्पुला भाग में संपन्न होती है। फिर और ये जो इस्थमस भाग होता है, इस्थमस भाग फॉलोपियन नलिका को अंडाशय गर्भाशय से जोड़ती है, और फॉलोपियन नलिका एक ऊतक से बनी होती है जिनका नाम है सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, यानी पछांबी स्तंभीय उपकला ऊतक, जो अंडाणुओं को गमन करने में यानी आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो यहां से यहां तक भाग है इसको क्या कहते हैं? फॉलोपियन नलिका कहते हैं। और फॉलोपियन नलिका यानी फॉलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है, फॉलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है लगभग कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब देखिए इसके बाद कौन सा भाग आ गया? गर्भाशय। तो गर्भाशय का आकार कैसा होता है? उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। देखिए ऐसा नाशपाती का आकार कैसा उल्टा होगा, और उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इसके 3 भाग होते हैं, उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? गुंबदाकार या कहते हैं फंडस कहते हैं। और जो बीच वाला खोखला भाग होता है, और गर्भाशय ये भाग है, गर्भाशय भाग में ही बच्चे का प्रत्यारोपण होती है, और इस भाग को कहते हैं गर्भाशय गुहा कहते हैं, या मध्य भाग भी आप इसे कहते हैं। और ये नीचे की तरफ एक सकरी नलिका में खुलती है जिसे ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय के 3 भाग है, फंडस, कैविटी और सर्विक्स। देखिए गर्भाशय के 3 स्तर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से स्तर हैं? सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, अंदर वाले को इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम किससे बना होता है? सल की उपकला ऊतक से बनी होती है जो फिसलनदार होती है। और इसके बाद ये कौन सी लेयर है? मायोमेट्रियम लेयर है। मायोमेट्रियम लेयर किससे बनी होती है? स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसमें संकुचन और प्रसार करने की क्षमता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बच्चे के जन्म के समय संकुचन और प्रसार कौन हेल्प करती है? मायोमेट्रियम लेयर असर करती है। ठीक है, और दूसरा अंतिम वाला जो अंदर सबसे अंदर वाला लेयर है उसे क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। बाहर वाले को पेरीमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, और अंदर वाले को क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो ध्यान दीजिएगा कि बच्चे का रोपर जो होता है वो इंडोमेट्रियम लेयर में ही होती है। यानी कि जब यहाँ पे जाइगोट आता है और जाइगोट का ये जब रोपर होता है इस बच्चे में, बच्चे का जन्म होने मतलब प्रत्यारोपण होती है, तो ये किस स्तर में होती है? इंडोमेट्रियम लेयर में होती है। और ध्यान दीजिएगा कि पीरियड साइकिल के दौरान यही लेयर स्तर टूटने से ब्लड का रिसाव भी होता है। फिर उसके बाद कौन सी भाग है? वजाइना भाग है। वजाइना भाग की लंबाई कितनी होती है? लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। और वजाइनल भाग में क्या पाते हैं? बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, और वजाइनल रुगे का फर्मेंटेशन करके ये अम्लीय माध्यम को बनाए रखती हैं। और वजाइना का पीएच मान कैसा होता है? तो ये अम्लीय होती है, नहीं एसिडिक मीडियम होती है। वजाइनल भाग नीचे की तरफ एक ओपनिंग में खुलती है जिसे छिद्र या योनि छिद्र या फिर वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, जिससे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को समझ में आता है कि नहीं। तो आप इसको एक बार जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।